हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग विजन आईएएस का जो 365 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जो 365 जो वार्षिक रूप से जारी किया जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले तक के लिए, तो हम लोग आज देखने वाले हैं। आज का हम लोग का चैप्टर होगा जिसका नाम होगा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पर जुड़ा हुआ हम लोग क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से फर्स्ट नंबर टॉपिक है बैंकिंग और मौद्रिक नीति। बैंकिंग और मौद्रिक नीति जो है, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया था। इसमें से हम लोगों ने विजन आईएएस के 365 के इंटरनेशनल रिलेशन को समाप्त कर लिया है। अब हम लोग आज के जो वीडियो है इसके शुरू करने जा रहे हैं विजन आईएएस के जो 365 जो वार्षिक रूप से जारी किया था। 365 का जो चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है उसका इकोनॉमिक्स का कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कई क्लासेस में मिलाकर इस पूरे पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है बैंकिंग और मुद्रा नीति, मौद्रिक नीति। बैंकिंग और मौद्रिक नीति से जुड़ा हुआ फर्स्ट टॉपिक है और इसका फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े हुए प्रावधानों पर देखने वाले हम लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर दिया है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति। तो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है आरबीआई की मौद्रिक नीतियों के बारे में। इसके दो उपकरण होते हैं जिसका नाम है मात्रात्मक उपकरण और एक होता है गुणात्मक उपकरण। यहाँ पर मात्रात्मक में क्या होता है, ऋण की मात्रा दिखाया जाता है, और जो गुणात्मक होता है उसमें ऋण की दिशा दिखाई जाती है। और मतलब एक तरह से इसको सामान्य तौर पर समझे तो जिस पर मात्रा पर नियंत्रण करने के लिए जिस पर प्रयास किया जाए, वैसी नीति आरबीआई की वैसी नीति जिसमें मात्रा पर जो मुद्रा है उसकी मात्रा पर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। उसकी मान लीजिए कि ये इतना है तो इसके मान लीजिए कि मौद्रिक नीति में जो इन्फ्लेशन का दर है 10% है, तब यहाँ पर परसेंटेज पर सीधे काम किया जाए, इसको कम करने का प्रयास डायरेक्ट रूप से किया जाए तो उसको मात्रात्मक आ जाता है। लेकिन गुणात्मक उपकरण को, जैसे कि गुणात्मक उपकरण में क्या होता है जी, तो ये एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है। तो मात्रात्मक को एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है जो कि गलती करता है तो तुरंत डंडा मार देना, डंडा चला देना, बस वो सीधा हो जाएगा। और वहीं पर गुणात्मक क्या होता है, कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको बुलाइए अकेले में और उसको ले आकर समझाइए, उसको बात बताइए कि देखिए ये खराब हो रहा है, ये अच्छा चीज़ नहीं हो रहा है, उसका दिमाग एकदम कहिए कि हैक कर दीजिए, हैक कर दीजिएगा तो वो अच्छा हो जाएगा। तो गुणात्मक उपकरण ये है, जबकि मात्रात्मक उपकरण ले आकर 2 डंडा दे देने के बाद सिफारिश करता है। हम लोग देख लेते हैं मात्रात्मक उपकरण में कौन-कौन से बहुत सारे उपकरण होते हैं। मात्रात्मक उपकरण बहुत सारे उपकरण होते हैं जिसका नाम एक फर्स्ट नंबर है रेपो रेट। रेपो रेट किसको कहते हैं जी, तो वो आता है जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। यहाँ पर उधार सबसे पहले अब जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, अगर उनको किसी को ऋण देना होता है और उनके पास पैसे नहीं होते तो कहाँ से लेते हैं, तो आरबीआई के पास से जाते हैं। और इनसे आरबीआई के पास जाते हैं तो जिस दर पर आरबीआई जो है इनको ऋण देती है उनको रेपो रेट कहा जाता है। और इसे इससे क्या कहा जाता है, इसे नीतिगत दर भी कहा जाता है, क्योंकि एक निश्चित सीमा रहता है, मतलब इसको हमेशा बढ़ाया-घटाया नहीं जाता है, 3 महीने तक स्थिर रहता है। और इस मतलब रेपो रेट जो है मुख्य रूप से मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। जब इसका दर बढ़ जाता है, जब रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है तो मुद्रा आपूर्ति की मात्रा में कमी आ जाती है। क्योंकि रेट बढ़ जाएगा तो बैंक लोन लेना कम कर देंगे, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएँगी। और दूसरा नंबर है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई में अपना पैसा जमा करते हैं और आरबीआई जो है जिस दर पर उनको वापस करता है, जो ब्याज आरबीआई देता है बैंकों को। जैसे कि बैंक जो है ये जो है आरबीआई है। आरबीआई ऐसे थोड़ा-सा रख लीजिए और यहाँ पर एक तो बैंक है एसबीआई को रख लीजिए। अब एसबीआई ने एक दिन काम किया और उसको आगे 1 लाख करोड़ रुपया इसके पास। अब इसके पास तो खर्चा नहीं है रात भर के लिए, तो ये क्या करेगा? जितना पैसा 1 लाख करोड़ रुपया है और इसको पता है कि 10-15 हज़ार रुपया रात भर में खर्चा है। 10-15 मान लीजिए 10 से 15 लाख रुपया खर्चा है, तो क्या करेगा? 15 लाख रुपया रख लेगा इस रात भर के लिए और बाकी जो है कितना 1 लाख करोड़ में से कुछ घटा, मान लीजिए 1 लाख रुपया है और इसमें से 10-15 हज़ार का काम है, 10-15 हज़ार रख लेगा, 15 हज़ार रख लेगा और क्या करेगा 85 हज़ार बैंक आरबीआई में जमा कर देगा। और जिस दिन उसको ज़्यादा का काम लगेगा एसबीआई को, तो आरबीआई से जाकर वैसा पैसा अपना 85 हज़ार रुपया वापस माँगेगा। 85 हज़ार जब रुपया वापस माँगेगा तो यहाँ पर आरबीआई जो है यहाँ पर ब्याज देगा। जो ब्याज देगा उसको रेपो रेट कहते हैं। एक निश्चित होता है जो कि रेपो रेट से कम होता है, रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि नकद आरक्षित अनुपात, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो 15,000 रुपया है, अब ऐसा एसबीआई कभी नहीं कर सकता कि अपने पास 1 लाख रुपया है, अगर इसको पता है कि कोई काम नहीं है तो 1 लाख का 1 लाख पूरा आरबीआई में डाल दे। चाहे 1 लाख का 1 लाख किसी को ऋण रातों-रात दे दे, ऐसा भी अनुमति नहीं है। उसको कहा गया है कि एक निश्चित मात्रा में लगभग 3% के आस-पास हमेशा जो है कैश के रूप में, पैसा के रूप में अपने पास लिक्विडिटी के रूप में रखना है। जैसे 10-15,000 रुपया रखा था, तो एक तरह से कैश यही रखना, कैश के रूप में 15,000 रुपया रखना है। तो ये प्रतिबद्ध है इसके लिए, जो आरबीआई जो मतलब जो बैंक होते हैं वे प्रतिबद्ध होते हैं। और चौथा नंबर जो उपकरण है ये जो होता है, इस सीआरआर का बढ़ने से भी बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ने से अब उसके बाद से कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ जाता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ये धन अपने पास रखने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर है 15,000 रख के और 85,000 कहीं पर उन्होंने दे सकता है, चाहे आरबीआई को दे सकता है। अब बैंक को आरबीआई कहती है कि नहीं 85,000 नहीं, 15,000 नहीं रखना है, बल्कि कम से कम 50,000 अपने पास रख देना है, 85,000 ऋण देना है किसी को। तो 50,000 जब रखा जाएगा तो इससे तो कोई पैसा निकल नहीं रहा है। इससे कोई तो ना तो ऋण, ना तो सूद मिल रहा है, ना तो ये बढ़ रहा है, ना तो घट रहा है। तो यहाँ पर इससे घाटा होता है बैंकों को, इससे ऋण सृजन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि 85,000 दे सकते हैं, 50,000 तो रखना ही पड़ेगा।
इसे नकारात्मक भी माना जाता है कैश रिजर्व रेशियो को विकास के लिए। अब यहाँ पर सांविधिक तरलता अनुपात जिसको एसएलआर बोलते हैं, जिसमें ये इसमें क्या होता है जी, तो जो यहाँ पर कैश के रूप में रहता है, यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो मतलब कैश के रूप में अपने पास रखना है, कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना है। और यहाँ पर सांविधिक एसएलआर क्या कहता है जी, तो अपने पास प्रतिभूतियों के रूप में रखना है। सांविधिक तरलता के रूप में रखना है, मतलब कि स्वर्ण की तो स्वर्ण बॉन्ड रखना है, स्वर्ण का जो एक ठो स्वर्ण पेपर रखना है या फिर स्वर्ण रख लेना है। उसके बाद से कोई भी हो, कोई बॉन्ड रख लीजिए, सरकार का बॉन्ड रख लीजिए या फिर ट्रेज़री बिल रख लीजिए, ट्रेज़री बिल रख लीजिए, कोई भी एक ऐसा उपकरण इन तीनों में से कोई भी अपने पास रखे रहना है, ताकि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए बैंक को कोई हानि हो तो इनसे पूरा किया जा सके। इन्हें बेचकर इनसे पैसा निकालकर बैंक को उबारा जा सके। तो इसलिए इसको भी यहाँ पर 22% ये रखना पड़ता है बैंकों को अपने पास। तो इसको भी थोड़ा-सा नकारात्मक भी माना जाता है, क्योंकि एसएलआर की मात्रा बढ़ने से ऋण देने की क्षमता फिर से कम हो जाती है बैंकों को। और यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे गुणात्मक नीति, तो गुणात्मक उपकरण जो है, यह जो है ऋण की दिशा को तय करता है। गुणात्मक उपकरण में कौन-कौन से हैं जी, तो यह है नैतिक अनुनय। नैतिक अनुनय मतलब जैसे ही इन्फ्लेशन होता है, बाज़ार में क्या होता है, मान लीजिए कि भारत में क्या हो गया, मुद्रास्फीति हो गया। मुद्रास्फीति हो गया, मनी इन्फ्लेशन हो गया, तो क्या करेगा आरबीआई जो है बैंकों के पास जाएगा, कहेगा देखो बाबू, आरबीआई कहेगा देखो बाबू, ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप लोग का काम है अच्छा से काम कीजिए, अच्छा से अच्छा काम कीजिए और क्या कीजिए, ऋण कम दीजिए, मतलब कि ऐसे लोगों को ऋण मत दीजिए जो डिफ़ॉल्टर है, जो भाग सकता है। कम से कम लोगों को ऋण दीजिए, कैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मतलब कि एक तरह से कहा जाए प्यार से समझाता है। तो इसको क्या कहते हैं, नैतिक अनुनय कहा जाता है कि बैंकों से कहा जाए कि मान लीजिए कोई गिर रहा है या फिर गलती कर रहा है बैंक, तो वहाँ पर आरबीआई जाकर एक थप्पड़ नहीं लगाता है, बल्कि कहता है कि देखो बाबू, ये गलती हो रहा है। मतलब कि नैतिक अनुनय करता है। दूसरा नंबर है सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता को क्या कहते हैं जी, तो एक ऐसी, जितना आपके पास किसी को अगर ईएमआई पर, आप लोग इसको बेहतर तरीके से किसको समझ सकते हैं जी, तो ईएमआई को ले सकते हैं। ईएमआई पर आप लोग मोबाइल लेते होंगे, ईएमआई पर मोबाइल लेते होंगे या फिर कोई भी चीज़ जो है ऋण थी, पहले आप लोग क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी बैंक से ले सकते हैं ऋण। ऋण के लिए क्रेडिट कार्ड भी होता है, ईएमआई भी होता है, कई सारे उपकरण होते हैं। तो यहाँ पर ईएमआई की जो मार्जिन बीच में जो एक ऐथी गैप होता है, उसको बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर हम बोल दिए थे कि ऋण मतलब मार्जिन को घटा दिया जाता है। मार्जिन को घटाया नहीं जाता, मार्जिन को बढ़ाया नहीं जाता, बल्कि मार्जिन को घटाया जाता है। क्यों जी? सीमांत आवश्यकता से तात्पर्य है कि मान लीजिए आपको क्या करना है, एक ठो मोबाइल लेना है। मोबाइल लेना है आपको ईएमआई पर। लेकिन जब आप बैंक से जाकर बोलिएगा कि हमको मोबाइल लेना है, बैंक से जाकर बोलिएगा तो बैंक कहेगा कि मोबाइल तो लेना है, हम ऋण देंगे, लेकिन आपके पास पहले कितना है? तो यही कहेगा कि ₹1000 है। ₹1000 है और मोबाइल कितना खरीदना था? ₹50,000 का। अब बीच में गैप कितना हुआ? 1000 इसके पास है, तो ऋण कितना लेना है? 50,000 का मोबाइल है तो ₹49,000 ऋण लेना है। तो इसमें मार्जिन कितना हो रहा है? 49,000। तो जो बहुत सारे बैंक होते हैं, कहते हैं कि चलो बढ़िया पैसा कमाने वाला आदमी है, 49,000 को 2-3 महीने में चुका देगा, तो बैंक इसको ₹49,000 ऋण दे देते हैं। लेकिन जब मार्जिन आवश्यकता सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है, सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाए, मतलब सॉरी, सीमांत आवश्यकता को घटा दिया जाए और कहा जाए कि ना, अब बैंक क्या कहेगा जी, सीमांत आवश्यकता में बैंक क्या कहेगा कि यहाँ पर मोबाइल लेना है तो आपके पास कम से कम 10,000 आपके पास रुपया होगा, तब हम 50,000 का मोबाइल लेने का इजाज़त देंगे। मतलब कि हम आपके जितना भी कुल मूल्य का अधिक से अधिक कितना दे सकते हैं जी? तो 80% दे सकते हैं, 20% आपको लाना पड़ेगा। 20% मतलब गैप जो है, आपको कितना प्रतिशत देंगे जी? मतलब केवल 40,000 देंगे। ऐसा नहीं है हर जगह 40,000 देंगे, नहीं। मतलब कि यहाँ पर जो गैप हो रहा है, गैप को कम कर दिया गया। पहले कितना हो रहा था? 49 का गैप हो रहा था, अब 30 का ही गैप हो रहा है। और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, बैंक क्या कहते हैं कि ना, आपके पास 20 होना चाहिए, तब आप, अब सॉरी, 20 नहीं होना चाहिए, आपके पास 25 होना चाहिए, तब आप जाके 25,000 होगा, तब आप जाके 50,000 मोबाइल की ओर ताक सकते हैं। ऐसे कि 50-25,000 आप दीजिएगा, 25,000 हम ऋण देंगे। तो ऋण के तौर पर ही होता है, तो यहाँ पर आवश्यकता घटती मतलब कि सीमांत जो होती है, सीमांतता कम होती जाती है, बीच का गैप जितना ही कम होगा, लोग उतना ही, अब जिसके पास 25,000 का रुपया होगा, वही ना जाकर 50,000 का मोबाइल लेगा जी, ऋण के बदौलत ना। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं कि ऋण लेकर अपना काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर लोग ऋण लेना बंद कर देंगे, सीमांत आवश्यकता घट जाएगी तो। ऐसा भी किया जाता है गुणात्मक उपकरण में। उसके बाद से प्रत्यक्ष कार्यवाही भी किया जाता है। प्रत्यक्ष पूरा आरबीआई जो है बाज़ार में उतर जाता है और क्या करता है, अब ऐसा नहीं है कि लाठी चलाने लगता है इसमें। इसमें क्या करता है, प्रतिभूति जो है उसको बेचने लगता है लोगों को। प्रतिभूतियाँ जो होती है, बॉन्ड को, कागज़ को, झूठ-मूठ कागज़ को दे देता है लोगों को और कहता है कि अपना पैसा लेके आओ। अभी लोग ले लेते हैं इसको, यहाँ पर बॉन्ड को लालच देके कहता है कि देखिए कागज़ है, ये कागज़ रखिएगा तो 1 साल बाद आपको ₹100 कागज़, ₹100 दीजिए आप और 1 साल बाद आपको हम ₹110 देंगे। लोग जो है ब्याज के लिए इसको कागज़ लेकर और पैसा दे देते हैं, बाज़ार से पैसा कम हो जाता है, तो इसको प्रत्यक्ष कार्रवाई कहा जाता है। या फिर जब मंदी की स्थिति आ गई तो सरकार क्या करता है जी, तो क्या करता है, सारे के सारे ये बॉन्ड जो होते हैं इसको खरीद कर वापस ले लेता है और पैसा लोगों को दे देता है। तो यहाँ पर जो मंदी होता है वह समाप्त हो जाता है। ये सारे उपकरण हैं। अब ये लास्ट बचा है सांविधिक तरलता अनुपात, जिसको एनडीटीएल कहते हैं। इसके पर यहाँ पर ये हम लोगों ने सारे उपकरणों को देख लिया, सीआरआर, एसएलआर तक के देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है, जो कि यूनिट 2 होगा, आरबीआई से जुड़ा हुआ, जो मौद्रिक नीति है उससे जुड़ा हुआ यूनिट 2 है, जिसको 1.2 दिया गया है। इसका नाम है केंद्र सरकार को हस्तांतरणीय अधिशेष राशि। जो इस बार है केंद्र सरकार, मतलब कि आरबीआई ने, जो हमेशा की तरह आरबीआई जो है अपना जितना भी लाभ पैसा कमाता है उसको साल भर में एक बार किसको जी, तो केंद्र सरकार को देता है।
आरबीआई भी लाभ कमाता है। आरबीआई जो बैंकों को ऋण देता है, ऋण देने के बदले ब्याज जो लेता है, उसके बाद से जो नोट छपाई से जो पैसा उसको अर्जित होता है, इनकम होता है, ये सब का सब जितना लाभ होता है, उसका कुछ हिस्सा जो है अपना अपना मतलब पैर मजबूत करने के बाद जो बचता है उसको केंद्र सरकार को दे देता है। तो इस बार भी दिया है, 2024-25 में कितना रुपया दिया है जी? तो 2.69 लाख करोड़ रुपया। कितना जी? तो 2.69 लाख करोड़ रुपया दिया है। यह किस आधार पर कैसे देता है? कौन-सा कैलकुलेशन है जी, जिसके आधार पर अपना लाभ ज्ञात कर लेता है आरबीआई और उ उसका मतलब कि केंद्र सरकार को दे देता है। तो उस जो जिस मैट्रिक्स पर इसकी गणना की जाती है आरबीआई द्वारा, उसका नाम है संशोधित आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क, जिसको ईसीएफ कहा जाता है। ईसीएफ के आधार पर गणना की जाती है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, मतलब ऋण से जो आय हुआ है उसको किसमें कहाँ जोड़ना है और कौन-सी जो खर्चा हुआ है, कौन-सी खर्चा को घटा लेना है, ये सब की जानकारी जो है ईसीएफ फ्रेमवर्क के तहत तय किया गया है और उसी से अपना कैलकुलेशन निकालता है। जैसे हर चीज़ का एक एक विधि होता है जिसमें कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, कुछ घटा लेना, कुछ गुणा कर देना, कुछ भाग कर देना, ऐसा कुछ एक निश्चित नियमावली होती है। तो वही नियमावली जिस नियमावली पर अपना अधिशेष की जानकारी देता है, अधिशेष का कैलकुलेशन करता है आरबीआई, उसे क्या कहते हैं जी? तो संशोधित आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क ईसीएफ कहा जाता है। यहाँ पर आरबीआई की आय के प्रमुख स्रोत क्या-क्या है जी? तो ब्याज की वसूली से आय, तरल प्रबंधन संसाधनों से आय, आय अर्जित ब्याज, ब्याज से आय, उसके बाद से आर्थिक पूंजीगत के बारे में ईसीएफ के बारे में हम देख लेते हैं। ईसीएफ का जन्म किसने दिया जी? तो ईसीएफ का जन्म दिया विमल जालान समिति ने। विमल जालान समिति जिसका गठन आरबीआई ने 2019 में ही किया, मतलब 2019 में जो पहले से 2016 में इसका गठन किया गया था विमल जालान समिति, इसने कुछ समय तक अपना रिपोर्ट तैयार किया, उसके बाद से जब दिया तो आरबीआई ने सन 2019 में इसको अपना लिया था। विमल जालान समिति की सिफारिशों पर विमल जालान समिति ने एक जो सिस्टम दिया उसको ईसीएफ का नाम दिया गया। ईसीएफ जो होता है उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन, जिसको ईआरएम फ्रेमवर्क 2012 का एक अभिन्न अंग है। 2012 से कौन-सा मतलब जो गणना की विधि थी, जो जिस दर पर अपना अधिशेष ज्ञात ज्ञात करता था आरबीआई, उ उसको क्या कहा जाता था जी? सन 2012 में जो तैयार किया गया था उसका नाम था ईआरएम, जिसको उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन कहा जाता था, ईआरएम कहा जाता था। अब इसी से थोड़ा-सा सुधार करके ईसीएफ नाम दे दिया गया और मतलब थोड़ा-सा सुधरा हुआ है पूर्व की तुलना में। 2012 में अपनाया गया था, उसी पर 2019 में इसको ईआरएम को ईसीएफ कर दिया गया। यहाँ पर ईसीएफ जो है रिस्क प्रोविज़निंग के उचित स्तर को निर्धारित करता है। जितना भी रिस्क होता है, पहले जो 2012 में ईआरएम था, इसमें रिस्क को कम जगह दिया गया था कि कौन-सा ऋण पर रिस्क है, उसको कम मान्यता दी गई थी। लेकिन वहीं पर जब बात करेंगे, ईसीएफ में यहाँ पर जो भी रिस्क होता है, उसको भी ज़्यादा ध्यान दिया गया। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत जाने वाले लाभ वितरण के लिए एक पद्धति प्रदान करता है। यहाँ पर आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 में भी जो लाभ की गणना की विधि बताई गई थी, उसी में संशोधन करके सबसे पहले ईआरएम लाया गया 2012 में और 2019 में ईसीएफ को अपना लिया गया। और इससे जुड़ा हुआ अगला इन्फॉर्मेशन है, ईसीएफ के तहत आर्थिक पूंजी के घटक, ईसीएफ के तहत आर्थिक पूंजी के घटक हैं। यहाँ पर रियलाइज्ड इक्विटी, रियलाइज्ड इक्विटी, इसमें आरबीआई की पूंजी, आरक्षित निधि, आकस्मिक निधि और आस्ति विकास निधि शामिल हैं। ये सभी के सभी शामिल हैं। आकस्मिक जोखिम बफर, जिसको कंटिजेंट रिस्क बफर कहते हैं, आकस्मिक जोखिम बफर या फिर कंटिजेंट रिस्क बफर सीआरबी कहते हैं इसको। वित्तीय स्थिरता, ऋण पर और परिचालन जोखिम संबंधी जोखिमों के लिए प्रावधान करने हेतु आरबीआई की रियलाइज्ड इक्विटी का घटक है यह सब। मतलब कि अपना इस गणना में क्या होता है जी, तो जितना भी उसको आरबीआई को भी घाटा होता है, आरबीआई को केवल लाभ ही नहीं होता है, जो मशीन जल गया, मान लीजिए कि नोट छपाई हो रहा है, नोट छपाई का मशीन जल गया, तो उस पर भी अ, उस पर भी जो घाटा होता है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए किसी कोई बैंक करप्ट हो गया, मतलब बैंक खत्म हो गया और उसने जो ऋण लिया था वो भी डूब गया, तो आरबीआई का ना पैसा जो डूबेगा जी। तो जितने भी देश भर में जो खर्चे होते हैं आरबीआई द्वारा, जैसे उसकी प्रशासनिक क्षमता में कुछ खर्चा होता है, तो उसका जो पैसा खर्चा होता है उसको भी घटाना पड़ता है। ये सभी के सभी जो है रियलाइज्ड इक्विटी के घटक माने जाते हैं। यहाँ पर पूरे पुनर्मूल्यांकन शेष, जिसको रिवैल्यूएशन बैलेंस कहते हैं, यह जो है निवल हानियाँ भी इसमें गणना की जाती है। ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के परिणाम, जो मान लीजिए कि ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से भी आरबीआई को घाटा होता है। आज था बैंक का रेट था, मान लीजिए कि इसने आरबीआई ने एसबीआई को 5% के दर पर ब्याज दिया। कितना दिया जी? 5% के दर पर पैसा दिया। लेकिन कल क्या हुआ जी? तो बाज़ार के इतना दबाव डाला बाज़ार ने कि यहाँ पर ऋण का दर कितना हो गया जी? तो ऋण का दर 4% रह गया। अब जो है यह एसबीआई जब अपना आरबीआई का पैसा वापस करेगा, तो ये कितना पर देगा? तो 4% के आस-पास में देगा। ऐसा तो नहीं है कि 5% से बढ़ाकर ज़बरदस्ती नौटी पर हाथ रख के ले लिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आरबीआई भी बाज़ार से संचालित होता है, बाज़ार को देखता है और तब जाकर क्या करेगा? 4% पर ऋण वापस लेगा। 5% पर दी या 4% पर लेना पड़ा, घाटा पड़ गया आरबीआई को। ये सब भी घाटा देखा जाता है। तो ये सभी जो हैं आरबीआई के ऋणों को ईसीएफ के तहत जो भी अधिशेष होता है आरबीआई का, उसके तहत केंद्र सरकार को देने का काम करते हैं आरबीआई द्वारा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो चुका है? तो नवीनतम डेटा के अनुसार जो है भारत में गोल्ड रिजर्व $102.3 बिलियन का हो चुका है।
नवीनतम डेटा के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार जो है गोल्ड रिजर्व 102.3 बिलियन डॉलर का हो चुका है। यहाँ पर स्वर्ण का हिस्सा लगभग 15%, अर्थात सोने का हिस्सा कितना प्रतिशत है जी? तो 15%। मतलब जितना भी हम लोग के पास अथी है विदेशी मुद्रा भंडार, जितना भी हम लोगों ने रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में इसका प्रयोग किया जा सकता है, विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें से 15% अब स्वर्ण हो चुका है। और वहीं पर 1 दशक पहले की बात करें तो मात्र पहले 6% था, 7% था। वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया है जी? तो 15%। अर्थात एक तरह से देखिए तो यदि आरबीआई ने कितना रुपया रखा है जी? तो आरबीआई ने यदि 1 लाख करोड़ का एक एलसीआर का कितना का रखा है जी? तो फॉरेन करेंसी रखा है। फॉरेन करेंसी रखा है तो इसमें से स्वर्ण को भी एक तरह से फॉरेन करेंसी ही मान सकते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान के लिए कहीं पर भी उपयोग हो सकता है। तो इसमें से 1 लाख करोड़ कहेगा कि हमारे पास कैश है जो कि रिज़र्व है, तो उसमें से यह दिमाग लगा लीजिएगा कि 85 लाख इसके पास कितना है जी? तो 85,000 करोड़ ही रुपया उसके पास वास्तव में उसके मुट्ठी में है। 85,000 करोड़। जब वो कहेगा कि 1 लाख करोड़ हमारे पास है, तो इसका अर्थ है कि 85,000 करोड़ है। काहे जी? तो 15,000 करोड़ जो है, 15,000 करोड़ जो है किसके हाथ में है जी? तो ये तो जो है सॉरी हाथ में नहीं, कहाँ पे किस रूप में है? कैश रूप में नहीं बल्कि गोल्ड के रूप में है। या फिर गोल्ड पेपर कर लीजिए, अ, गोल्ड रिसिप्ट कह लीजिए, या फिर वो मेटल मेटल गोल्ड कह लीजिए। यहाँ पर जो है डी-डॉलराइज़ेशन की दिशा में कदम भी आगे यहाँ पर सोने की मात्रा बढ़ने से डी-डॉलराइज़ेशन भी हो गया। अर्थात अब जो भारत जब स्वर्ण बॉन्ड की मात्रा जब बढ़ेगी भारत में, तो इससे क्या होगा? आप लोग को ये इससे क्या मतलब है? पहले रहता था विदेशी मुद्रा जैसे कि डॉलर रहता था, अब क्या है? सोना है। सोना है 15% हो चुका है, तो इससे क्या होगा? डी-डॉलराइज़ेशन होगा। ये कैसे जी? तो अब हम लोग 15% ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि आपातकाल की स्थिति में डॉलर पर रोक लगा दिया जाता है, तो हम लोग स्वर्ण से बाज़ार ज़्यादा समय तक कर पाएँगे। तो क्या होगा? डॉलर डॉलर अमेरिका ने लगाया डॉलर पर मतलब कि भारत के लिए डॉलर पर प्रतिबंध, तो भारत क्या कर ले रहा है व्यापार? सोना से कर दे रहा है। सोना पर तो कोई रोक नहीं ना लगा सकता है जी। इस तरह से भारत में आत्मविश्वास बढ़ता है, डी-डॉलराइज़ेशन भी होता है। इससे विदेशी मुद्रा के मूल्य में जब जो उतार-चढ़ाव होता है, मान लीजिए कि 85,000 करोड़ रुपया है, 85,000 करोड़ रुपया है, तो इसका ऐसा फिक्स थोड़ी ना रहता है कि हमेशा 85,000 करोड़ रहेगा। और जैसे ही रेशियो बदलते ही मतलब कि डॉलर के मूल्य में कमी जैसे ही हुआ, ये इसका मान भी कम हो जाएगा। इसका मान क कम होते ही भारत में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए अगर सोना रहेगा तो सोना का मांग तो इतना जल्दी घटता-बढ़ता थोड़ी ना है, कोई ऐसा नमक थोड़ी ना है कि घुल के पानी में बह जाएगा ये। ये हम बहुत लंबे समय तक रहता है, इसीलिए इसका मूल्य जो होता है ज़्यादा स्थिर होता है अन्य अन्य कोई भी वस्तु की तुलना में। यहाँ पर संकट से बचाव में भी यह प्रयोग होता है, काहे कि अगर मान लीजिए संकट से बचाव के लिए वो बतेबे किए हैं कि यदि डॉलर पर रोक लगा दी यूएसए भारत के लिए, तो हम लोग सोना से बाज़ार कर लेंगे। क्रय शक्ति कम नहीं होती है इससे। यहाँ पर अगर सोना बढ़ रहा है तो इससे बहुत लोग को लगता है कि क्रय शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि तो यहाँ पर स्वर्ण का हिस्सा बढ़ने से जोखिम जोखिम भी कम होता है। यहाँ पर स्वर्ण की मात्रा बढ़ने से जुड़े हुए कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें स्वर्ण को नकदी में बदलने की प्रक्रिया जो होती है धीमी होती है। इससे कौन-सी चुनौती है जी? मान लीजिए कि सोना का ही अगर मुद्रा चलने लगे देश भर में, मतलब मुद्रा नहीं कह सकते हैं, अगर ज़्यादातर हिस्सा जो पैसा है जो है भारत के हाथ में स्वर्ण के रूप में हो जाए, तो इसको बदलने की प्रक्रिया धीमी और महँगी होती है। काहे से कि जिस ज्वेलरी के पास आप सोना ही ले लीजिए, सोना का बिस्कुट रख लीजिए, जिसका दाम है 10 लाख रुपया। लेकिन जब ये वास्तव में अगर ज्वेलरी के पास बेचने जाइएगा, तो ये क पहले तो उसको कई दिन में जाँच करेगा कि कहीं नकली सोना का तो बिस्किट नहीं ना है। उसका एकदम बारीकी रूप से जाँच करेगा आरबीआई और तब लेगा। तो इसीलिए यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। भंडार और सुरक्षा तक अधिक लागत आती है, अर्थात सोना को सुरक्षित करने में ज़्यादा पैसा लगता है। विदेशी गोल्ड्स में भी भंडार, बीमा, परिवहन लागत भी बढ़ जाता है, कैसे सोना को रखने के लिए ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। अब हम लोगों ने इससे जुड़े हुए सारी जानकारी ले ली है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये 3 उपकरण बच रहे हैं जिसका विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जिसे कि यूरो में रखा जाता है, स्टर्लिंग में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में और जापानी येन में रखा जाता है। और आईएमएफ के पास भंडार भी है, एसडीआर को भी विदेशी मुद्रा भंडार ही माना जाता है। रिज़र्व ट्रेंच पोज़ीशन भी इसको माना जाता है। यहाँ पर ये भी इसको रिज़र्व ट्रेंच पोज़ीशन भी है, यह भी विदेशी मुद्रा भंडार ही है।